प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। इस बारिश को भी आज ही होना था। जी, आज वैसे ही मेरे दिलो दिमाग पर एक बोझ सा है, एक अजीब सी उलझन। और फिर ये बोझल मौसम, ये बारिश, पता नहीं कब पूरा होगा ये वक्त। 11 बज चुके हैं। अब आपको ज्यादा इंतजार करना नहीं है। पंडित जी, आप जानते हैं मैंने आज आपको क्यों बुलवाया है? हाँ, और सच पूछिए तो मैं खुद भी चाहता था आना। पिछले 1 महीने में मैं 4 बार उससे मिला हूं, आप ही के कहने पर, मगर हर बार वो मेरे दिल में ज्यादा जगह करता गया। और फिर आज की रात वो कितना अकेला है। आज मैं भी उतना ही अकेलापन महसूस कर रहा था पंडित जी, इसलिए आपको यहां। आप जब उसके पास से उठकर आए तो क्या वो खामोश था? हाँ, वो बिल्कुल परेशान नहीं है।
मुझे पूरा विश्वास है वो आखिर तक इसी तरह रहेगा, चुपचाप और शांत। ऐसा हिम्मत वाला आदमी मैंने पहली बार देखा। और कितने दुख की बात है, ऐसे आदमी को हम यूं खो रहे हैं। जेलर साहब, मैं सोचता हूं, क्या ऐसा आदमी ऐसा काम कर सकता है जो उसने किया है? पंडित जी, मैं जेलर हूं, मुजरिम को देखकर पहचान लेता हूं, मगर इस आदमी ने तो मेरे सारे तजुर्बों पर पानी फेर दिया है, एक नई उलझन में डाल दिया है। आज जब मैं आपको उसके पास भेज रहा था तो मैंने सोचा कि शायद वो अपने बारे में कोई बात करेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो नहीं चाहता कि हम उसका असली रूप जान लें। वो अपने आप को अंधेरे में रखकर मरना चाहता है। कभी कभी तो मैं सोचता हूं, वो अपने आप को भी खुद जानता है या नहीं। सर, नंबर 16 ने पंडित जी को बुलाया है। कितनी बार कहा है कि उसे नंबर से नहीं नाम से पुकारा करो। मोहन, मोहनलाल नाम है उसका। जाओ यहां से। जाइए पंडित जी, इस बार खुद बुलाया उसने। अच्छा, मेरे बेटे, क्या बात है? ये मत समझिएगा पंडित जी कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। मैंने तो आपको इसलिए बुलाया है कि आज की रात, इस वक्त, थोड़ी देर मेरे पास कोई इस कोठरी में बैठा रहे, बस। मैं तुम्हारे पास रहूंगा मेरे बेटे, जब तक तुम चाहो। और फिर तुमसे कोई भी मिलने नहीं आया? जैसे आया करते हैं ऐसे वक्त। कौन कौन आया करते हैं? कोई भाई बहन, मां बाप, दोस्त, रिश्तेदार, कोई ना कोई जरूर आता है मिलने। तुमने किसी को बुलाया नहीं? पंडित जी, इन सब बातों को मत दोहराइए। मैं बिल्कुल अकेला हूं इस दुनिया में। फिर कौन आता मेरे लिए? मगर आप जेलर साहब से कहिएगा, उनसे कहिएगा कि मैं अपने अकेलेपन के बोझ से उनके लिए कोई समस्या या मुश्किल खड़ी नहीं करूंगा।
सारा काम उनके प्रोग्राम के अनुसार ही हो जाएगा। तुम बड़े बहादुर हो बेटे, भगवान तुम्हारी सहायता करे। सहायता तो आप मेरी कर सकते हैं पंडित जी। इन बातों को छोड़कर दूसरी बातें करके। कौन सी बातें? फूलों की, मौसमों की, बादल और आकाश की, और आकाश पर सांझ सवेरे बिखरते हुए उन खूबसूरत रंगों की। बाहर बारिश हो रही है ना? हां, बहुत देर से। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है पंडित जी। दूर तक बूंदों की चादर में से फैली हुई वादियां, जंगल, पहाड़ और पेड़ों के पत्तों पर से टपकती हुई बूंदें, अपने भीगे हुए परों को झाड़कर उड़ जाने वाले पंछी। मुझे बारिश बहुत अच्छी लगती है पंडित जी। और फिर आज की रात। ये सब भगवान के खेल हैं। फिर भगवान के खेल। कब से खेल रहा है आपका ये भगवान अपने खेल? थका नहीं अब तक? मेरे बेटे, पंडित जी छोड़िए इन सब बातों को। मैंने कहा ना, बस मेरे पास थोड़ी देर के लिए रुके रहिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हम लोग जर्नलिस्ट से रिपोर्टिंग के लिए आए सर। मगर आपको कैसे पता चल गया? हमने किसी न्यूज एजेंसी को खबर नहीं की थी। हमें पता हो जाता है सर। सर आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमें उससे मिलने दीजिए। किससे मिलना चाहते हैं? जिसे आज रात फांसी दी जाने वाली है। इम्पॉसिबल। जेलर साहब ने मना कर रखा है, कोई नहीं जाएगा उसके पास। ये क्यों? ये कैदी किसी से भी मिलना नहीं चाहता। कैसा कैदी है ये? ना इससे कोई मिलने आता है और ना ही किसी से मिलना चाहता है। फांसी कितनी बजे दी जाएगी सर? आप लोग जाइए, उससे नहीं मिल सकेंगे आप। मिस्टर पैट्रिक, एक 5 मिनट सिफारिश करके आप मुझे इंटरव्यू दिला दीजिए ना प्लीज। आई एम सॉरी जेंटलमैन। बिरजू महाराज, जोर की बारिश हो रही है और हमें रुकना भी है। ऐसा करो, गरम गरम एक गिलास चाय और हो जाए। सुनो बेटे, तुम्हारे दिल में कोई खास बात हो, कोई ख्वाहिश, हमें बता दो। जेलर साहब उसे फौरन पूरा कर देंगे। उनसे कहिए ये काम जितना जल्दी हो जाए अच्छा है। तुम बड़े बहादुर हो मेरे बेटे। किसी किसी में होती है ऐसी हिम्मत और बर्दाश्त। इससे पहले भी बाज कैदी ये कोशिश कर चुके, लेकिन आखिर में हार गए। कैसी कोशिशें? काहे की हार? तुम आखिर क्यों चाहते हो कि गुमनामी में दुनिया से चले जाओ? ये बात मत छेड़िए पंडित जी। नहीं, अब टालने का वक्त नहीं रहा। आखिर किस लिए इस तरह खामोशी में लिपटे हुए कुर्बान हो जाना चाहते हो तुम? तुम तो आज आखिरी पूजा के लिए भी तैयार नहीं। आखिरी पूजा? सुनो मेरे बेटे, तुम्हारी आत्मा इस वक्त तुम्हारे शरीर के अंदर भटक रही है। उसी ने तुम्हें
अशांत कर रखा है। मैं बिल्कुल शांत हूं पंडित जी, बिल्कुल शांत। नहीं हो शांत, और थोड़ी देर बाद जब यह शरीर नहीं रहेगा तो यह आत्मा ऐसी भटकती फिरेगी जैसे किसी खंडर में कोई बेचैन रूह। आप मुझे डराना चाहते हैं? नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूं कि तुम जैसे निडर आदमी के साथ ऐसी कोशिश करूं। तो फिर क्या चाहते हैं आप? मैं तुम्हारी आत्मा को बचाना चाहता हूं, रोशनी का एक छोटा सा चिराग दिखाना चाहता हूं। वो जरूर बच सकती है। मैं अभी भी निराश नहीं हुआ हूं। तो क्या मैं आज निराश दिखाई देता हूं पंडित जी? हाँ, मैं निराश दिखाई देता हूं आपको? यही तो मुश्किल है मेरे बच्चे, तुम कभी भी निराश नहीं हुए हो। हाँ, मैं निराश नहीं हुआ पंडित जी, मैं निराश नहीं हूं पंडित जी। तो अब आप जाइए पंडित जी। हाँ, और अब आप जाइए और मुझे इसी मेरे अंधेरे, मेरी कोठरी, हाँ मेरी तन्हाई में मुझे छोड़ दीजिए। मुझे नहीं, मैं अकेला रहना चाहता हूं पंडित जी। थोड़ा सा अकेला रहना चाहता हूं, क्योंकि मैं बहुत ही थक गया हूं पंडित जी। अकेले में रहकर शायद कुछ बातें कर सकूं अपने से, कुछ सोच सकूं कुछ। आप जाइए पंडित जी, आप जाइए। मैं अकेला रहना चाहता हूं, मैं अकेला रहना चाहता हूं। बिल्कुल अकेला। पंडित जी, मैं समझता था उसने आपको बुलाया तो शायद वो अपने बारे में कोई बात बताएगा, कोई हिंट, कोई इशारा, मगर नहीं, उसने हम सबको हरा दिया। एक नास्तिक के रूप में वो भगवान के पास जाना चाहता है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं पंडित जी, नहीं, यह बात नहीं है। वो ये सब किस लिए कर रहा है? वो नहीं चाहता कि उसका असली नाम सबको मालूम हो जाए, अखबारों में छप जाए। हम जानते हैं कि उसका असली नाम मोहनलाल नहीं है, और हम यह भी जानते हैं कि उसने अपने बारे में जो कहानी सुनाई है वो सच्ची नहीं है। गुड इवनिंग सर। यस मिस्टर पैट्रिक, डॉक्टर और मैजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म कर यस दिया? सर, वो टाइम पे आ जाएंगे। सर, बाहर कैंटीन में कुछ जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो मोहनलाल से मिलना चाहते हैं। इम्पॉसिबल, मोहनलाल खुद किसी से मिलना नहीं चाहता। उनसे कह दो चले जाए और मुझे परेशान ना करें। पूरे अरेंजमेंट्स हो गए हैं ना? डोंट बॉदर सर, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू मिस्टर पैट्रिक, गो। आखिर वो चाहता क्या है? वो नहीं चाहता कि उसके खानदान के लोग या उसके दोस्त उसके बारे में कुछ जान जाएं। वो गुमनामी की मौत मरना चाहता है। उसे आए हुए यहां 5 महीने हो गए, लेकिन हमें आज तक नहीं मालूम वो कौन है, कहां से आया है, उसकी पिछली जिंदगी कैसी रही है। हमारे लिए तो वो सिर्फ मोहनलाल है, कैदी नंबर 16, जिसे कल सुबह 4 बजे मुझे लगता है इन चीजों के लिए अब मैं बूढ़ा हो चला हूं।
पहले ऐसे मौकों पर इतना परेशान नहीं होता था। किसी को फांसी पर चढ़ाना कोई खुशी का काम नहीं है जेलर साहब, चाहे वो कितना ही बड़ा मुजरिम क्यों ना हो। मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी इस आदमी के लिए इतनी उलझन क्यों? शायद इसलिए कि वो अपनी जिद में जीत गया है, वरना उसके मुजरिम होने में कोई शक नहीं है। उसने एक शख्स का कत्ल किया है, बहुत सोच समझकर और बेदर्दी के साथ। अपने जुर्म का इकरार भी कर लिया है उसने। हाँ, मगर उसकी कोई बात मुजरिम जैसी नहीं है। पंडित जी, मुझे महसूस हो रहा है कि आज रात मुजरिम वो नहीं, मैं हूं। और उसके साथ जो किए जाने वाला है वो जुर्म है, नाइंसाफी है, और उसका जिम्मेदार मैं हूं। सुना पंडित जी, उसका जिम्मेदार मैं हूं। मगर आप उससे मिलने के लिए इतनी बेचैन क्यों है? कोई बयान वयान तो देगा नहीं? आप नहीं जानते, मोहनलाल के ट्रायल के वक्त मैं कोर्ट में ही था। उस दिन उसका जो हाल था। ऑर्डर, ऑर्डर। मुजरिम मोहनलाल, इस अदालत का फैसला तुमने सुन लिया। इस फैसले के खिलाफ तुम चाहो तो ऊंची अदालत में अपील कर सकते हो। तुम्हारा अपना कोई वकील भी नहीं है। तुम चाहो तो कोर्ट की तरफ से अपने लिए वकील ठहरा सकते हो। क्या तुम अपील करना चाहते हो? मुझे कुछ नहीं करना है जज साहब। हो सकता है तुम्हारी रहम की दरख्वास्त पर तुम्हारी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया जाए। नहीं चाहिए मुझे आपका रहम, और नहीं सारी उम्र के लिए जेल की कोठरी। मुजरिम मोहनलाल, तुम्हारी इस बात से अदालत को साफ जाहिर होता है कि तुम इस फैसले की अपील नहीं करना चाहते। मुजरिम मोहनलाल, तुम्हारी फांसी की तारीख जल्द से जल्द मुकर्रर की जाएगी। उस दिन अदालत में ऐसा एक भी आदमी नहीं था जो उसका दर्द बांट सकता था। आप लोग जाइए साहब, कैदी से नहीं मिल सकते आप। ये क्या बात है? क्यों नहीं मिल सकते? वो कैदी खुद किसी से नहीं मिलना चाहता साहब। एक काम करिए आप, अब हमें सुप्रिंटेंडेंट साहब के पास ले चलिए। इस वक्त वो भी किसी से नहीं मिलेंगे, उनका हुक्म है, आप लोग जाइए। अब हमें चलना ही पड़ेगा यार, बारिश भी रुक रही है। चलो चलते हैं। क्या आप उससे फिर एक बार मिलकर बातें करेंगे? लगता है ऐसा करना ही पड़ेगा। ये 10,000 रुपए का चेक है। इसका मालिक है मोहनलाल। चेक 10,000? ये एक और अजीब बात है। जब उस अखबार के एडिटर ने उससे कहा कि अपनी जिंदगी के बारे में एक कहानी लिखो, हमारा अखबार तुम्हें 10,000 रुपए देगा, तो वो फौरन तैयार हो गया। मैं समझा वो ये पैसे किसी को भिजवाना चाहता है, किसी काम लगवाना चाहता है, लेकिन नहीं। अब जब ये चेक मेरे पास आ गया है तो उसे इस पे कोई दिलचस्पी नहीं। कुछ नहीं बताता इसके साथ क्या करना है। जानते हो क्यों? इसलिए कि जो कहानी उसने लिखी है वो सरासर झूठ है।
मनगढ़ंत है। वो हमारी आंखों में धूल झोंक कर हमें बेवकूफ बनाना चाहता है। इस चेक में उसे कोई दिलचस्पी नहीं। फिर अब आपने क्या सोचा है? कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। इसलिए मोहनलाल से मिलना जरूरी है। इसलिए मैं चाहता हूं एक कोशिश और कर लूं, ये जानने के लिए कि वो कौन है, उसका असली नाम क्या है। पंडित जी अभी एक ख्याल आया है। मैं मोहनलाल को यहाँ इसी कमरे में बुलाऊंगा। हाँ, इसी कमरे में मैं उसे यहाँ बुलाऊंगा, इस कुर्सी पर बिठाऊंगा और फिर हम लोग साथ मिलकर बातें करेंगे उस वक्त तक जब तक वक्त पूरा नहीं हो जाता। और फिर हम उसके साथ मिलकर सीधे वहां जाएंगे, उस दरवाजे की तरफ। हाँ, फांसी के चबूतरे की तरफ। क्या कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? होने दो ऑब्जेक्शन, हु केयर्स। सेंट्री! सर। सेंट्री, मिस्टर पैट्रिक को बुलाओ, कहो अर्जेंट काम है। सर। जेलर साहब, मगर क्यों करना चाहते हैं ऐसा आप? हो सकता है इससे उससे कुछ शांति मिले, यहां मेरे और आपके बीच खुलकर बातें करे। हो सकता है अपनी कोठरी से बाहर निकलकर अपने बारे में कोई बात कह डाले। शायद आपने ठीक सोचा है जेलर साहब। हाँ, मगर अब हमें और देर नहीं करनी चाहिए। यस सर। मिस्टर पैट्रिक, जाओ और मोहनलाल को यहां ले आओ। क्या मोहनलाल यहां? हाँ, यहीं इसी कमरे में। जाओ उसे ले आओ। यस सर। जरा सुनो, क्या सब तैयारियां हो चुकी? यस सर। मिस्टर पैट्रिक, मैं नहीं चाहता कि आज की रात कोई कसर बाकी रहे। कोई कसर बाकी नहीं रहेगी सर। और सब तैयारी हो जाए तो आकर यहां मुझे इन्फॉर्म कर देना। यस सर। मैं यहीं रहूंगा मोहनलाल और पंडित जी के साथ। यहां? हाँ, यहीं इसी कमरे में। समझ गए? जाओ उसे ले आओ। घबराओ मत, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस सर। हेलो, यस, सुपरिटेंडेंट स्पीकिंग। जी, पंडित जी, गवर्नर साहब के सेक्रेटरी का फोन है। यस जी, सब तैयारी हो चुकी है। आधी रात के बाद जल्द से जल्द। जी, गवर्नर साहब के हुक्म से डिले हो सकता है। लड़की? नहीं, लड़की तो कोई नहीं आई अभी तक। जी सुन रहा हूं। ओके जी, नमस्ते। क्या बात है जेलर साहब? एक लड़की आ रही है मोहनलाल से मिलने, गवर्नर की परमिशन लेकर। लड़की? वो समझती है कि मोहनलाल उसका भाई है। भाई? उसके मिलने तक हमें रुके रहना है, समझे पंडित जी? गवर्नर ने उसे अपनी कार में भेजा है। मिस्टर पैट्रिक, जरा गौर से सुनो। एक लड़की आ रही है मोहनलाल से मिलने, गवर्नर साहब ने भेजा है। मेन गेट के सेंट्री को भी इन्फॉर्म कर दो, और जब वो आ जाए तो अपने पास बिठाकर मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके। जब टेलीफोन की घंटी बजी तो
आप जानते हैं कि मेरे दिल में क्या ख्याल आया? जानता हूं, क्योंकि वैसा ही ख्याल मेरे दिल में भी आया था। कितनी अजीब बात है कि हम उस आदमी को जिंदा रखने की इच्छा रखते हैं जिसके अपराधी होने में कोई शुबा नहीं है। जेलर साहब, आओ मोहनलाल, आओ। आओ यहां इस कुर्सी पर बैठ जाओ। मिस्टर पैट्रिक, सर। आप अपने कमरे में जाइए। यस सर। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है यहां मोहनलाल कि अब आखिर तक तुम यहीं हमारे साथ रहोगे, मेरे और पंडित जी के साथ। अब तुम वापस अपने कमरे में नहीं जाओगे। बैठो। जेलर साहब चाहते हैं कि तुम्हारे दिल को शांति मिले मेरे बेटे। अगर मेरे लिए ये कमरा या वो मेरी कोठरी सब एक है, वो कैसे? इसलिए कि मैं यहां भी उतनी ही कैद में हूं जितनी वहां। मुझे मालूम है कि इस दरवाजे के बाहर 2 सिपाही संगीने लिए खड़े हैं। उसके थोड़े ही फासले पर कुछ और सिपाही मौजूद हैं, और उधर सीढ़ियों के पास सिपाहियों की एक पूरी कतार खड़ी है। जेलर साहब, क्या मैं इस कमरे से बाहर जा सकता हूं? नहीं। और वो जो सीढ़ियों से रास्ता नीचे जाता है फांसी के चबूतरे की तरफ, वो भी मुझे मालूम है। मुझे सब मालूम है जेलर साहब। लेकिन
लेकिन फिर भी यह जगह शायद कुछ बेहतर है। जेलर साहब, क्या मैं आपकी एक सिगरेट पी सकता हूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये लो। मैं जानता था आपने मुझे यहां क्यों बुलाया है। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, तुम कौन हो? मैं कौन हूं? मोहन लाल, एक कातिल। नहीं, ये तुम्हारा असली नाम नहीं है और ये बात हम जानते हैं। आप फांसी पर मुझे चढ़ाएंगे, मेरे नाम को नहीं। तुम जानते हो तुम्हारा एक नाम और भी है। मैं भूल चुका हूं। ये देख रहे हो, मेरे पास इनसे ज्यादा और भी खत पड़े हैं, देश के कोने कोने से आए हैं। जानते हो लोग मुझसे क्या पूछ रहे हैं? कि तुम कौन हो। कहीं तुम उनके खोए हुए भाई, बेटे, शौहर या मंगेतर तो नहीं? आपने इन लोगों को जवाब भेज दिए हैं? नहीं, मैं तुमसे जवाब चाहता हूं। तुम बता सकते हो तुम कौन हो? आखिर तुमने किसके लिए खुद को छिपा कर रखा है? कौन है वो? मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूं, मेरा कोई नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो मोहनलाल। तुम्हें अपना दिल बड़ा करना होगा। मान लो कि सबको तुम्हारा असली नाम मालूम हो गया, तो जानते हो उससे क्या होगा? उससे यह होगा कि दुनिया की यह सारी तकलीफ कम हो जाएगी और यह सारा गम, सारा दुख सिमट कर एक ही घर की, तुम्हारे अपने घर की चार दीवारी में आकर बस जाएगा, है ना? Governor has sent me. I want to meet Mr. Patrick. आप जो चाहते हैं वो मैं नहीं कर सकता जेलर साहब, मैं नहीं कर सकता। नहीं पंडित जी, अब एक लफ्ज भी नहीं, अब एक लफ्ज नहीं। मैं मजबूर हूं, मुझे माफ कर दीजिए पंडित जी। जेलर साहब, ये इन लोगों को बता दीजिए साफ साफ कि मैं वो नहीं हूं जिसकी इन्हें तलाश है, और यही सच्चाई भी है, क्योंकि मेरा कोई नहीं है। न मां, न बहन, न बाप, न भाई, कोई नहीं जेलर साहब, मेरा कोई नहीं है।
Mr. Patrick, हेलो this is from the governor. ओके डू कम इन Good luck. Bye. एक बात और है मोहनलाल, ये 10,000 का चेक है, ये तुम्हारा है, जिसे चाहो दे सकते हो। जेलर साहब, आप क्या सोचते हैं कि मैं इस तरह से आपको बता दूंगा जो आप जानना चाहते हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि इस चेक का मैं क्या करूं। इसे मैं अपने पास तो रख नहीं सकता। और ना मैं ही रख सकता हूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा? शायद 1-2 मिनट बाद आपको बता सकूं कि इसका क्या किया जाए। और कोई बात? नहीं, और कुछ नहीं सिवाय इसके कि अगर तुम चाहो तो बयान दे सकते हो। नहीं, अब और कुछ नहीं। मुझे जो कुछ कहना था मैं अदालत में कह चुका हूं। मैंने सरे बाजार एक जलील इंसान का कत्ल किया है, पूरे सोच विचार के बाद, और बस। मेरे बच्चे, भगवान से माफी मांग लो। इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मेरी आत्मा को कुछ नहीं हुआ है पंडित जी। वो बिल्कुल बेदाग है, और ना ही मैंने कोई पाप किया है जिसके लिए मुझे आपके उस भगवान से माफी मांगने की जरूरत हो। जो कुछ उस आदमी ने किया था, उसके बाद उसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं था। इसलिए मैंने मार डाला उसे। उसे मारकर मैंने अपना फर्ज पूरा किया, और इसके लिए मुझे किसी तरह का अफसोस या कोई शिकायत नहीं है, किसी से भी नहीं, कानून से भी नहीं। उसने भी वही किया जो उसे करना था, और आज की रात मैं अपने उस गुनाह की सजा भुगतने जा रहा हूं, वहां वो फांसी के चबूतरे की तरफ। और जब मेरी इस आत्मा को भगवान के सामने ले जाया जाएगा। तुम्हें इस बात पर विश्वास है? हाँ, है पंडित जी, है। और अगर वो भगवान वैसा ही है जैसा आपने बताया था, तो मुझे उसके सामने जाने में किसी तरह का डर या दहशत नहीं है, क्योंकि वहां वो दूसरा आदमी भी होगा, और भगवान को पूरी बात मालूम है। वो माफ कर देता है मेरे बच्चे। और अगर आपका ये भगवान, ये आत्मा वगैरह कुछ भी नहीं, महज एक ढकोसला है, तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि इस दुनिया में मेरा और उस आदमी का हिसाब बराबर हो चुका है। यस। लड़की आ गई सर। तलाशी हो गई उसकी? यस सर। ठीक है, उसे वहां अपने कमरे में बिठा कर रखो, मैं आ रहा हूं। राइट सर। पंडित जी, मैं अभी आया।